जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल होना शुरू हो चुकी है। बल्कि इसकी शुरुआत तो ट्रंप के आने से पहले ही हो चुकी थी। बस ट्रंप ने इस चीज़ को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। भारत के आस-पड़ोस में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। कभी श्रीलंका में, कभी मालदीव्स में, किस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराकर वहाँ पर शरीफ खानदान को बिठाया गया। इमरान खान जिनका झुकाव कि रशिया और चाइना की तरफ चल रहा था। इसके बाद आई बारी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, बट शेख हसीना ने अमेरिका की इस मांग को नामंजूर कर दिया। जिसके बाद पूर्ण बहुमत से जीती शेख हसीना के खिलाफ ये आरोप लगने शुरू हो गए कि उन्होंने इलेक्शंस में धांधली की है और लोग सड़कों पर आ गए। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद कुर्सी पर बैठे यूनुस खान। बिल्कुल वही सेम मॉडल भारत में भी चलाने की कोशिशें की गई। भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग को भी आरोपों के घेरे में लिया गया। अगर सरल शब्दों में कहूं तो इन विदेशी एजेंट्स ने पूरी कोशिश की कि भारत को किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। लोग सड़कों पर उतरें, दंगे फसाद हों और मोदी सरकार को गिराकर उस कुर्सी पर वेस्ट के एजेंट्स बैठे और भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना होकर इन गोरों के हिसाब से चले। बट भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने वेस्ट के इस प्लान को बस्ट कर दिया। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके बाद नंबर आया नेपाल का। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो कि पूरी तरह से चाइना के पाले में थे। नेपाल की पूरी फॉरेन पॉलिसी चाइना के हिसाब से ही चलती थी। नेपाल की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही थी। बेरोजगारी, भूखमरी से लोग जूझ रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेपाल के पॉलिटिशियंस और इलाइट लोग विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। नेपाल में करप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसके बाद पूरे के पूरे सोशल मीडिया में कुछ ऐसी वीडियो वायरल होने लगी जिसमें यह दिखाया गया कि वहाँ के इलाइट लोगों के बच्चे किस तरह से विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगियां जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल के आम लोग बेरोजगारी, भूखमरी, अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जूझ रहे हैं। ये सब देखकर नेपाल के लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा। नेपाल की सरकार ने फिर ये डिसाइड किया कि सभी सोशल मीडिया को नेपाल में बैन किया जाएगा। बस ये वही ट्रिगर था जिसको कि नेपाल की सरकार ने अपने हाथों से दबा दिया। देखते ही देखते नेपाल में लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने हिंसात्मक रूप ले लिया। लोग पॉलिटिशियंस के घरों में घुस गए, उनके घरों को आग लगा दी। यहाँ तक कि नेपाल की लीडरशिप को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। और तो और नेपाल की न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा गया, वहां पर भी आग लगा दी गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि नेपाल की प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के बाद नेपाल से भागने की तैयारी में है। अब इन सब के बाद नेपाल का क्या होगा, नेपाल में अगली लीडरशिप कौन होगी, कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं, मगर न्यायपालिका में आग लगाना, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के घर में घुसकर वहाँ पर आग लगाना, नेताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये किसी आम आदमी का काम नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश के तहत इसमें विदेशी ताकतें शामिल हो सकती हैं, जिनको कि ये मंजूर नहीं था कि नेपाल चाइना के पाले में रहे। बट इन सब के बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा गहरे गड्ढे में जाने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते किसी देश में इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सब एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में भी शुरू हो चुका है। यूरोप का देश फ्रांस, जो कि यूरोप में जर्मनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस आने की पूरी संभावना है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसुआ बायरू, जिनको कि फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में फ्रांस का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार फ्रांस के राष्ट्रपति को ही होता है, और अब फ्रांस में ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं, अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इस्तीफा दें। फ्रांस के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। बेरोजगारी, इलीगल माइग्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने ये डिसाइड किया कि
लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, पेंशन्स को फ्रीज किया जाएगा और फ्रांस में 2 सरकारी छुट्टियां भी रद्द की जाएंगी। फ्रांस के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो 10 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे और लोगों की ये भीड़ हिंसात्मक रूप भी ले सकती है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखने को भी मिला है कि फ्रांस में लोगों की भीड़ ने आंदोलन के बाद किस तरह से हिंसात्मक रूप ले लिया और फ्रांस में दंगे फसाद शुरू हो गए। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जिस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो रशिया से ऑयल ना परचेज करें, भारत की मार्केट अमेरिकन गुड्स के लिए खोल दें, भारत ब्रिक्स का मेंबर ना रहे और भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में हो और अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भारत के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयान भी देने शुरू कर दिए जिससे कि भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस हो, जहां तक कि जात पात के आधार पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। बट हर कदम पर भारत ने अमेरिका के इस प्लान को बस्ट कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट में चाइना में भाग लिया और अमेरिका को दिखा दिया कि हम किसी भी तरह से आपके दबाव में नहीं, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि हम किसी भी तरह से रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करेंगे। बट वहीं दूसरी ओर जब ब्राज़ील ने एक इमरजेंसी ब्रिक्स की मीटिंग बुलाई जिसमें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे, बट इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा ना लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और चाइना को भी दिखा दिया कि आप ये समझने की भूल ना करें कि भारत अब आपके पाले में आ चुका है, यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका की इकॉनमी को पछाड़कर पहले नंबर पर आ जाए। इसीलिए ये दोनों देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत को अपने खेमे में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। अमेरिका और चीन ये सोचकर बैठे थे कि भारत यहाँ पर किंग मेकर है, यानी कि एक महाराजा का ताज, जिसे कि चीन और अमेरिका दोनों ही पहनना चाहते हैं। बट भारत ने यहाँ पर अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कोई किंग मेकर या ताज नहीं, वो खुद एक महाराजा है। अगर तुम्हें इस महाराजा का साथ चाहिए तो ढंग से और तमीज से पेश आना सीखना होगा। अमेरिका कभी भी पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट, हावर्ड लुटनिक इन जैसे डिसरिस्पेक्टफुल रूथलेस लोगों को आगे करके कभी भी भारत को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर चाइना इस बात को समझ चुका है और भारत के साथ पूरी तरह से तमीज से पेश आना शुरू हो चुका है। अब चाइना खुद आगे से भारत को चाइना के साथ अपने संबंध सुधारने, व्यापार के क्षेत्र में दोनों देश कैसे अपनी साझेदारी बढ़ाएं, यहाँ तक कि भारत और चीन की सबसे बड़ी समस्या सीमा विवाद, उसको सुलझाने के लिए भी चाइना अब राजी होता दिख रहा है। वहीं पर भारत को भी अब चाइना के खिलाफ अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि अगर वाकई में ही आप हमारे साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले सीमा विवाद सुलझाया जाए और भारत और चीन के बीच एक इंटरनेशनल सीमा बनाई जाए, वरना इसी चीज का फायदा उठाकर ये वेस्ट के देश चाइना और भारत को आपस में लड़वाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।